ऑनलाइन स्टडी किंगडम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य का जो है नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट देखेंगे। 20 क्वेश्चन कर चुके हैं 2 पार्ट तक। आज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, मई 2020 में खुदरा विक्रेताओं को एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करने के लिए ई कॉमर्स मंच प्रदान किया जाएगा, जिसका नाम है, आपके ऑप्शन है इंडिया प्लस, भारत बाजार, भारत एजेंसी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका भारत बाजार। भारत बाजार एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। अखिल भारतीय व्यापारी संघ इसका घोषणा करता है। इसका उद्देश्य है कि ई प्लेटफॉर्म के तहत 95% खुदरा व्यापारियों को मंच प्रदान करना है। इसके तहत वर्ष 2020 के अंत तक लगभग 1 करोड़ खुदरा व्यापारियों को जोड़ा जाएगा और ई प्लेटफॉर्म के तहत 95% खुदरा व्यापारियों को मंच प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, मई 2020 में किसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन की घोषणा की गई है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, उपयुक्त सभी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज निर्मला सीतारमण। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन हुआ है। किस लिए? क्योंकि कृषि क्षेत्र में संचालन और प्रशासनिक सुधार के लिए है। किसके द्वारा किया गया है? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, भारत सरकार। किस अभियान के तहत ये है? तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो ये भाग 3 है आत्मनिर्भर भारत, उसका पार्ट 3 के तहत इसको जो है इस अधिनियम में जो है वो संशोधन की घोषणा की गई है। और इसमें घोषणा तिथि 15 मई 2020 है। विशेष जो है क्या है कि कृषि खाद्य पदार्थ नियंत्रण से मुक्त, कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में स्टॉक की सीमा पर प्रतिबंध, अनुबंध खेती हेतु नए कानून, कृषि विपणन में सुधार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, मई 2020 में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय द्वारा चंबा सुरंग का उद्घाटन किया गया। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? 540 मीटर, 450 मीटर, 400 मीटर या 440 मीटर? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी 440 मीटर तो आप बिल्कुल सही है। 26 मई 2020 को इसका उद्घाटन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उद्घाटनकर्ता नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। संबंध जो मंत्रालय वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसके अंडर में आता है। और निर्माणकर्ता सीमा सड़क संगठन के तहत किया गया है। अब इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि परियोजना का जो नाम है वो 4 धाम है। और ये जो चंबा सुरंग है वो कहाँ पड़ती है? तो इस सुरंग को राष्ट्रीय राजमार्ग, दैट इज नेशनल जो हाईवे है, संख्या जो 94 है, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित चंबा शहर हिल स्टेशन के नीचे ऋषिकेश धरासू मार्ग पर खोदी गई 440 मीटर लंबी सुरंग है। ठीक है, तो ये किस स्टेट से रिलेटेड है? ये उत्तराखंड। ठीक है, चंबा सुरंग कहाँ पे है? उत्तराखंड में। विशेष बात क्या है कि निर्माण में ऑस्ट्रियाई प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है और 4 धाम परियोजना के तहत 889 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण जो ऋषिकेश धरासू गंगोत्री को जो है जोड़ेगा। तो ये जो सुरंग है ये किससे? ऋषि धरासू गंगोत्री को जोड़ेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मई 2020 में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री, दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा जारी रिपोर्ट के तहत कुल कितने पारंपरिक कलाओं को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन 3, 4, 5, 6। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4 तो आप बिल्कुल सही हैं। 4 नए भौगोलिक उपदर्शन जो है वो टैग किए गए हैं, इनको जीआई टैग दिया गया है। 12 मई 2020 को। भौगोलिक जारीकर्ता कौन होता है? तो ये भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री, दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा ये जो है जारी की गई रिपोर्ट है। इसमें क्या है रिपोर्ट के बारे में? तो देखो, सोहराई खोवर पेंटिंग, सोहराई खोवर पेंटिंग जो ये है, ये झारखंड हजारीबाग जिले के आदिवासी महिलाओं द्वारा ये प्रचलित एक पारंपरिक एवं अनुष्ठानिक भित्ति कला। ठीक है, तो ये याद रखना है, जो सोहराई खोवर पेंटिंग वो झारखंड से रिलेटेड है, जबकि तंजावुर नीति वक्स जो है तमिलनाडु। तंजावुर नीति वक्स क्या होता है? तो ये दलदली पादप एथिनोमेन स्पेरा की नीति से तैयार एक पारंपरिक पुष्प संरचना है। डंठल का भीतरी भाग होता है ये। ठीक है, और
अरुम्बा उर की लकड़ी से नक्काशी, तो ये तमिलनाडु है, इसको जीआई टैग है। और पेरम्बलूर जिले के कारीगरों द्वारा ये जो है विकसित किया गया है, ठीक है। और मुख्य रूप से नीम, शीशम और नाम की लकड़ी से तैयार की जाती है ये चीज़। अब जो चौथा टैग है वो है तेलिया रूमाल, जो कि तेलंगाना से रिलेटेड है। तो 4 चीज़ें हैं। पहला है सोहराई खोबर पेंटिंग झारखंड से, तंजाउर नीति वक्स तमिलनाडु को दिया गया जीआई टैग, और अरम्बुर की लकड़ी से नक्काशी के लिए जीआई टैग तमिलनाडु। और आपका ये तेलिया रूमाल जो कि तेलंगाना से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें लाल, काला और सफ़ेद रंगों से हस्त निर्मित विभिन्न डिज़ाइन के जो है वो जटिल सूती कपड़े हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, ठीक है। क्वेश्चन हमने 24 हो चुका है, 25 की तरफ चलते हैं। 26 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस के अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कितने सबसे अधिक प्रभावित जिलों के लिए नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 का जो है वो शुभारंभ किया है। तो आपके ऑप्शन है 225 है, 265 है, 272 है या 285 है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी 272 है। नशा मुक्ति भारत वार्षिक कार्य योजना का शुभारंभ है। शुभारंभ की तिथि 26 जून। 26 जून को क्या होता है? तो इस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस के जो है ये मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस कब होता है? तो 26 जून को होता है। शुभारंभ किया गया किसके द्वारा? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रतन लाल कटारिया के द्वारा यह योजना कार्य की गई। जो शुरुआत है वो 272 सबसे अधिक प्रभावित जिलों के लिए की गई शुरुआत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 28 जून 2020 से 12 जुलाई 2020 तक आयोजित संकल्प पर्व अभियान हेतु संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की इच्छानुरूप किन वृक्षों के रोपण का आह्वान किया था? बरगद यो मामला, पीपल यो मसोग, केवल बेल या उपरोक्त सभी? अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। संकल्प पर्व 2020 नामक वृक्षारोपण अभियान जो संचालित किया गया 28 जून 2020 से 12 जुलाई 2020 के बीच। संचालनकर्ता जो था वो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार। संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर जो आह्वान किया गया वो प्रधानमंत्री के इच्छानुरूप 5 वृक्ष हैं, बरगद, पीपल, अशोक, आंवला और बेल के रोपण हेतु। ठीक है, 5 वृक्ष हैं। अबे बरगद पीपल मत आंवला खा, ठीक है, इस तरह याद रखना। अबे आ से मतलब हो गया आपका अशोक, वे से हो गया बेल, बरगद पीपल हो गया 4, वो आंवला खाओ, यानी अबे बरगद पीपल की जगह आंवला खाओ, इस तरह याद रखना। ठीक है, 5 वृक्ष है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 29 जून 2020 को भारत सरकार ने कितने चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? 52 है, 57 है, 59 है या 47 है? ये बहुत ही करंट न्यूज़ में था। मीडिया वालों ने बिल्कुल खूब चिल्ला के बोला था कि डिजिटल स्ट्राइक। तो कितने थे जब पहली बार इसको प्रतिबंध किया गया था 29 जून को? तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 59 ऐप्स। देखिए, पहली बार जो प्रतिबंध लगाया गया था 29 जून 2020 को 59 ऐप पर लगाया गया था। फिर उसके बाद दूसरा प्रतिबंध लगाया गया था 47 ऐप पर। तो इस तरह वर्तमान में जो कुल है वो 106 प्रतिबंधित हो चुके हैं चाइनीज ऐप। ठीक है, 59 ऐप में जो प्रतिबंध किया गया उसमें टिकटॉक सहित जो है यूसी ब्राउजर, वीचैट, हेलो और अन्य चाइनीज ऐप्स थे। बाद में जो है अपना पबजी भी बैन कर दिया गया था। ठीक है, जब मोदी जी का अकाउंट जो है हैक हुआ था, न्यूज़ आई थी। ठीक है, और इसमें प्रतिबंध लगाने का जो कारण बताया गया था वो देश की संप्रभुता, अखंडता और सूचना के लिए खतरा का दृष्टिकोण से प्रतिबंध लगाने की सिफारिश जो की थी वो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने की थी। ठीक है, और अब ये क्वेश्चन बन सकता है ये कौन से एक्ट के हिसाब से इसको जो है इस एक्ट तहत इसको प्रतिबंधित किया गया है? तो वो एक्ट है आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत। ठीक है, 59 ऐप को प्रतिबंधित किया गया था 69 की धारा के तहत पहली बार। ठीक है, अब देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वो कब का है? ठीक है, तो ये अक्टूबर 2002 का है। ठीक है, इतना याद रखना कि जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है 2000 का है, सन 2000। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी का राष्ट्रीय प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए लाइफ टाइम एक्सीलेंस पुरस्कार किससे संबंधित है?
या किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर इंद्रशेखर सेन, डॉक्टर VVS शर्मा, डॉक्टर एस सुरेश बाबू या प्रोफेसर अशोक साहनी। व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना था बिल्कुल सही है। पृथ्वी विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए जो अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है? तो आपकी ये जो है प्रोफेसर साहनी है, ठीक है। कौन है? प्रोफेसर अशोक साहनी। ओके, तो 28 जुलाई 2020 को और जारी करता जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। पुरस्कार जो दिया गया है वो विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किया गया है। देखिए, लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है प्रोफेसर अशोक साहनी को, जबकि महासागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए जो राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार जो दिया गया है डॉक्टर VS शर्मा व डॉक्टर M रविचंद्रन को दिया गया है। वायुमंडलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर S सुरेश बाबू को दिया गया है। जियो साइंस एवं टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो NY चलपति राव को प्रदान किया गया। महासागर प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो डॉक्टर M A आत्मानंद को प्रदान किया गया, जबकि महिला वैज्ञानिकों के लिए अन्नामणि पुरस्कार लिदिता DS खांडपकर को जो है ये प्रदान किया गया है। यंग रिसर्चर अवार्ड IIT कानपुर के डॉक्टर इंद्रशेखर सेन तथा अरविंद सिंह जो है ये प्रदान किया गया है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो लाइफ टाइम जो एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है प्रोफेसर अशोक साहनी को प्रदान किया गया है। दूसरी बात एक बात है कि महिला से रिलेटेड है तो इसको याद रखना है, ये पॉइंट नंबर 6 कि महिला जो है, महिला वाली जो है इसको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। कौन सा है पॉइंट नंबर? ये पॉइंट नंबर आपका ये 6 है। महिला जो वैज्ञानिक के लिए अन्नामणि पुरस्कार भी था, ठीक है। कौन सा है? अन्नामणि। ओके, तो ये पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? लिदिता DS खांडपकर को जो है प्रदान किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति की शिक्षा नीति को प्रस्तावित किया है, यानी जो नई शिक्षा जारी की गई है वो किस एक्ट को प्रतिस्थापित करेगी? आपके ऑप्शन है शिक्षा नीति 1968, 1975, 1986 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन नंबर C कनेक्ट किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। देखिए, 29 जुलाई को जो है ये जारी की गई है नई शिक्षा नीति 2020। जारी जो करता है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार। किसकी अध्यक्षता में ये जो समिति नीति निर्माण की जो ये नई पॉलिसी जो बनाई गई एजुकेशन, ये किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो कि पूर्व इसरो प्रमुख हैं। और नई नीति के द्वारा प्रतिस्थापित नीति जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, दैट इज ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। सेकंड नीति है और पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो जारी की गई थी, भारत की जो प्रथम शिक्षा नीति थी वो 1968 की थी, ठीक है। उसके बाद याद इस तरह रख सकते हो कि उसको पलट दिया गया 1986, यानी 68 को जब पलटोगे तो 86 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 86 को जो है प्रतिस्थापित किया है। प्रमुख जो बिंदु हैं देख सकते हैं आप, देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें याद रखने वाली जो बात है, इसमें जो याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि नया जो मंत्रालय नाम रखा गया HRD का, उसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और स्कूलों में जो स्कूलों की अगर बात की जाए तो ग्रास जो एनरोलमेंट है उसका जो लक्ष्य है वो 2030 तक है, ठीक है। 2030 तक है ये लक्ष्य, ठीक है। ओके, इसका जो लक्ष्य है वो 2030 तक है ग्रास एनरोलमेंट का, जबकि उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन में जो लक्ष्य है 100%, देखिए 100% का जो है ग्रास एनरोलमेंट का जो लक्ष्य 2030 तक है वो 100% है। और 2035 तक जो हायर एजुकेशन में ग्रास एनरोलमेंट का जो लक्ष्य वो 50% तक करना है। वर्तमान में ये जो है 28.3% है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें याद रख सकते हैं कि नई शिक्षा नीति में B.Ed की जो डिग्री है 4 वर्षीय, उसको 2 वर्षीय, 4 वर्षीय, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय की हो, परंतु 2030 के बाद इंटीग्रेटेड B.Ed 4 वर्ष वाले ही स्कूलों में पढ़ा सकेंगे, ठीक है। इस तरह इसको याद रखना पॉइंट को। और इसमें और पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही 2 पॉइंट इसमें याद रखना कि 2030 तक जो लक्ष्य है वो
ग्रास इनरोलमेंट का जो स्कूलों में है वो 50 उसका 100% करना है 2035 तक, 50% जो हायर एजुकेशन में है, और वर्तमान जो इनरोलमेंट है वो 28.3% है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 क्वेश्चन नंबर है, हाल ही विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, या विशाखापट्टनम पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, हस्ताक्षर की तिथि 22 जुलाई, हस्ताक्षर करता कौन है? तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, दैट इज APESZ। ठीक है, और विशेष बात क्या है कि जो ये कंपनी है ये विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल पर जो है हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला है, ये भारत का पहला है, और भारत का ये पहला बंदरगाह है, और विश्व में जो है वह स्थानीय 7वां है। ठीक है, विज्ञान आधारित जो लक्ष्य पहल साइंस बेस्ड जो इसका जो टारगेट है इनिशिएटिव, यानी SBTI दैट इज साइंस बेस्ड टारगेट, जो इसका इनिशिएटिव है ये संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के बीच एक सहयोग है। और विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल कंपनियों को जो है विज्ञान आधारित कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में जो है ये सहयोग करता है। ठीक है, क्या? विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल जो है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नाम क्या दिया गया है नया? तो मानव, इसका नाम क्या रखा गया? संसाधन मंत्रालय, मानव विकास मंत्रालय, शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी शिक्षा मंत्रालय है। जारी जो तिथि है यानी जो इसको चेंज किया गया 29 जुलाई 2020 को, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय। कुछ विशेष देखो तो वर्ष 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था, यानी इसका पहले नाम भी जो क्या था? शिक्षा मंत्रालय ही था। उसके बाद फिर फाउंडेशन की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत बच्चे के पहले 3 वर्ष प्री स्कूलिंग तथा पहली व दूसरी कक्षा की पढ़ाई होगी। यह 3 से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कवर करेगा। आपने देखा होगा 5+3+3+4 वाला। ठीक है, तो उसी में ये बताया गया है। उसके बाद प्राथमिक में क्या होगा कि दूसरे वर्ग में तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह इसमें दे रखा है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति में 10+2 के स्थान पर किस पद्धति को अपनाया गया है? 3+5+3+4, या ऑप्शन नंबर बी 5+3+3+4, या ऑप्शन नंबर सी 2+3+5+4, या ऑप्शन नंबर डी 4+3+3+5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, जारी तिथि 29 जुलाई, यानी नई शिक्षा जो पॉलिसी 29 जुलाई 2020 से है। उसके बाद 10+2 के स्थान पर जो है ये नई पद्धति है 5+3+3+4। 5+3+4 में क्या है? यही सारी चीज़ें थी जो अभी हम पीछे के क्वेश्चन में देखे हैं कि 5+3+3+3, यानी 5+ में फाउंडेशन, फिर +3 में प्राथमिक, फिर माध्यमिक, फिर सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है, देख लीजिए इसमें। देखिए त्रिभाषा, इसमें जो क्या क्या है कि कक्षा 5, ठीक है, शिक्षा जो है वो मातृभाषा में प्रदान की जाएगी, और इस नीति में ऐसा बताया गया है। दूसरा है त्रिभाषा फार्मूला चुनने का अधिकार राज्यों को होगा। ठीक है, स्नातक पाठ्यक्रमों में मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट सिस्टम लागू होगा। प्लस जो है आपका स्नातक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई 3 से 4 यानी 3 से 4 वर्ष की होगी। अब स्नातक में 1 वर्ष पूरा करने पर प्रमाण पत्र, 2 वर्ष पूरा करने पर डिप्लोमा, और 3 वर्ष पर जो है वो डिग्री प्राप्त होगी। पहले क्या होता था कि आप 12th किए, 12th के बाद आपने फर्स्ट ईयर में नाम लिखा है, फिर आपने ड्रॉप कर दिया तो आपको कुछ नहीं मिलता था जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लेते थे। तब कंप्लीट करने के बाद डिग्री मिलती थी। लेकिन अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, उसके बाद आपने ड्रॉप किया, तो आपको जो है वो 1 वर्ष पूरा करने के प्रमाण पत्र, और 2 वर्ष पूरा किए तो डिप्लोमा, और 3 वर्ष पर डिग्री प्राप्त हो जाती है। तो 4 वर्ष की पढ़ाई करने पर रिसर्च योग्यता के साथ डिग्री प्रदान की जाएगी। शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना है, एमफिल जो होता था उसको पहले डिग्री थी, अब एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। अब 4 वर्षीय स्नातक के पश्चात पीएचडी या डीफिल के लिए प्रवेश ले सकते हैं।
वर्ष 2023-30 तक 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस नई पॉलिसी नीति के तहत जो है वो 100% साक्षरता के जो लक्ष्य प्राप्त करने के जो ईयर है वो 2030 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में फरवरी जून 2020 की अवधि के लिए किसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है बीजापुर, प्रयागराज, रांची, बहराइच। व्हाट इज करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बीजापुर। आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग 26 जुलाई 2020 को जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। अवधि फरवरी से जून 2020। शीर्ष जो 5 जिले हैं वो है बीजापुर जो कि उड़ीसा का है, दूसरे नंबर पर रीभोई मेघालय, तीसरे नंबर पर बहराइच उत्तर प्रदेश। खासकर यूपी पीसीएस के लिए इसमें देखना है कि जो उत्तर प्रदेश के जो शहर है वो बहराइच इसमें शामिल है। ठीक है, बहराइच उसका जो रैंक है वो तीसरा है। फिर नेवादा बिहार का है, पांचवा जो है मोगा पंजाब। इसका जो मानदंड क्या होता है? इसके लिए कुछ मानदंड जो है निर्धारित है, जैसे कि स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, आधारभूत संरचना, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास। पांचवी इसमें प्रथम रैंकिंग जनवरी 2018 में जारी की गई थी। ठीक है, और उद्देश्य क्या है? सामाजिक क्षेत्रों में कम विकास करने वाले जिलों में विकास कार्यों को बढ़ावा देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 23 जुलाई 2020 को किस कार्यक्रम के तहत देश में पहली बार इंडिसैट 2020 का आयोजन किया गया? स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम, ऑनलाइन पढ़ो अभियान, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम। ये इसको जो लागू किया गया इस आयोजन का 23 जुलाई 2020। इंडिसैट क्या है? तो प्रथम इंडियन स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट है 2020। ठीक है, इंडिसैट परीक्षा 2020 तो नेपाल, इथियोपिया हो गया, बांग्लादेश, भूटान, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, श्रीलंका, केन्या, जाम्बिया, इंडोनेशिया और मॉरिशस के लगभग 5000 छात्रों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दैट इज एनटीए द्वारा ऑनलाइन आयोजित इस परीक्षा में भाग लिया था। संबंधित जो कार्यक्रम द स्टडी इन इंडिया। ठीक है, तो इस तरह याद रखना है जो कार्यक्रम था ये क्या था? पहली बार इंडिसैट वाला, तो इस का आयोजन जो नाम था वो था स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि शिक्षा मंत्रालय हो चुका है, इसके द्वारा शुरू किया गया है। एक कार्यक्रम है जिसके तहत विदेशी जो छात्र हैं भारत के 116 चुनिंदा उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर जो है पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए आ सकते हैं। तो ये स्टडी इन इंडिया इस कार्यक्रम से रिलेटेड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, जुलाई 2020 में भारत के किस राज्य में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया? हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गुजरात है। अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ? गुजरात में। गुजराती मीठे होते हैं और शहद भी मीठी होती है, तो इस तरह याद रख सकते हैं। ठीक है, गुजराती जो मीठा बोलते नहीं है भाई, ये इच्छा है बोझा। ठीक, तो ये मोदी जी हमारे गुजराती हैं और मीठा ऐसा बोलते हैं कि भाषण जो है सुनो तो जनता मुग्ध हो जाती है। ठीक है, इस तरह याद रखना है कि जो विश्व स्तरीय तकनीक जो शहद परीक्षण प्रयोगशाला है वो कहाँ खोली जा रही है? शहद मीठा होता है, गुजरात। ठीक है, इस तरह याद रख सकते हैं। इसके शुभंकर जो शुभारंभ तिथि है 24 जुलाई 2020 है। शुभंकर कर्ता कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। अवस्थिति आनंद, ठीक है, गुजरात की जगह है आनंद, वहाँ पे अवस्थित की जाएगी। और संबंधित जो मिशन है एकीकृत बागवानी विकास मिशन और राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन के तहत ये चीज़ जो है वो इसका शुभारंभ किया गया। और स्थापनाकर्ता कौन है? तो राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से इसकी जो स्थापना की जाएगी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। उद्देश्य क्या होगा? किसानों को शहद के उत्पादन और विपणन के लिए प्रोत्साहन देकर देश में मीठी क्रांति लाना है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप जो है धीरे धीरे आप रिवाइज करते चलिए क्योंकि पेपर पास आ रहा है। तो अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको जो है अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और हम अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।